जो फेमस इंग्लिश पोइट हैं रस्किन बॉन्ड, उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी विल्सन ब्रिज के नाम से, जिसमें उस घटना का वर्णन है जिसमें फ्रेडरिक विल्सन हर्सिल घाटी में एक पुल का निर्माण करवाते हैं। और रुडयार्ड किपलिंग ने भी एक अपनी शॉर्ट स्टोरी में जो लगभग पूरी तरह से फ्रेडरिक विल्सन के जीवन पर आधारित थी, एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। और हर्सिल घाटी में जो गंगा घाटी है, भागीरथी घाटी है, उसमें विल्सन के नाम के सिक्के चल रहे थे। मसूरी से लेकर मुखवात तक लोगों की जीवन शैली बदल रही थी, उसके नाम का सिक्का चल रहा था। फिर वो क्या कर रहा था, उसको किसी को दुकान खोल के रखी हुई थी, कोई खाना बना रहा था, कोई रास्ते में चाय पानी की व्यवस्था कर रहा था। जो 2000 लोग उसके एम्प्लॉय लगे हुए थे नदियों के किनारे, हिमालय के बहुत दूरस्थ गांव में रहते हैं। आप आखिरी गांव में रहते हैं, लेकिन आप वहां की जड़ी बूटियां नहीं ले सकते हैं। आप वहां की जड़ी बूटियां नहीं ले सकते हैं। आप वहां की कीड़ा जड़ी नहीं ले सकते हैं। ये वन विभाग के अधीन में आ जाता है। अभी भी कल फ्रेडरिक विल्सन के साथ कराई, और उससे फ्रेडरिक विल्सन के 3 बच्चे हुए। उनमें एक का नाम था चार्ल्स, दूसरे का नाम था हेनरी, और तीसरे का नाम था नथालियन। और जो नथालियन था उसको लोकल भाषा में नथु बोलते थे, और सभी लोग उसको नथु नाम से ही जानते थे। अलग जगहों में हर्सिल में उन्होंने बंगला बनाया, कांट बंगला बनाया, धरासू में बनाया, धनौल्टी में बनाया, काना ताल में बनाया, झलकी में बनाया, मसूरी में बनाया, और मसूरी से एक रास्ता बनाया मुखवा तक। उसके बाद की सरकारें क्या कर रही थी? क्या उसके बाद किसी को पेड़ काटने के ठेके नहीं दिए गए? जो खलनायक है वो फ्रेडरिक विल्सन है। अंग्रेज अधिकारियों को पता होता है कि यह एक भगोड़ा है, लेकिन उसके बावजूद उसको हर्सिल भेजा जाता है। की डेट में हर्सिल घाटी प्रसिद्ध है अपने सेब के लिए। वो किसकी देन है? फ्रेडरिक विल्सन की देन है। फ्रेडरिक विल्सन उनका कसूरी मृगों का शिकार करते हैं, अंधाधुंध शिकार करते हैं। उनका कसूरी निकालकर वो यूरोप भेजते हैं, और यहाँ से राजा सुदर्शन शाह से उन्होंने ठेका लिया। इन्होंने कहा कि आप मुझे हर्सिल घाटी में जो देवदार के वृक्ष हैं इनको काटने का ठेका दे दीजिए, और मैं आपको सालाना 4000 रुपये। गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको जैसे आंदोलन की शुरुआत हुई। अगर पेड़ नहीं कट रहे होते तो चिपको आंदोलन नहीं होता। धराली में प्राकृतिक आपदा हुई, जिसमें बादल फटने से जो धराली कस्बा था, जो सड़क के किनारे था, वो सारा बह गया है और मलबे में लीन हो गया। अब इस आपदा के बाद बहुत सारे लोग एक नाम ले रहे हैं कि ये आपदा का कारण क्या था। तो आप देख रहे होंगे कई न्यूज चैनल में और कई अन्य जगह भी लोग ये कह रहे हैं कि जो धराली आपदा है इसका विलेन है फ्रेडरिक विल्सन। और मैंने एक एनडीटीवी चैनल पर और अन्य यूट्यूब चैनल पर भी ये देखा है कि लोग कह रहे हैं कि धराली का जो विलेन है, जो खलनायक है, वो फ्रेडरिक विल्सन है। तो आज हम बताएंगे फ्रेडरिक विल्सन क्या धराली आपदा का विलेन है। हम फ्रेडरिक विल्सन के बारे में कुछ बात बताएंगे, या फ्रेडरिक विल्सन के मृत्यु के 150 साल बाद भी कैसे वो विलेन है। उसके बाद की सरकारें क्या कर रही थी? क्या उसके बाद किसी को पेड़ काटने के ठेके नहीं दिए गए? या उसके बाद अभी तक जो आज़ादी के बाद इतने साल हो गए हैं, या उत्तराखंड बनने के इतने साल हो गए हैं, हमारी सरकारों ने कितने पेड़ लगाए हैं और प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए क्या किया है। तो पहले बात करते हैं हम फ्रेडरिक विल्सन की। फ्रेडरिक विल्सन कौन थे? फ्रेडरिक विल्सन एक बहुत बड़ा नाम है हर्सिल घाटी के लिए, क्योंकि हर्सिल घाटी का कायाकल्प इसी अंग्रेज ने किया है। अफगान वॉर से भागा हुआ है एक लड़ाकू, जो वहां से भागकर पहले मसूरी आता है और मसूरी से फिर वो हर्सिल निकल जाता है। अंग्रेज अधिकारियों को पता होता है कि यह एक भगोड़ा है, लेकिन उसके बावजूद
उसको हर्सिल भेजा जाता है। अंग्रेज ऑफिसर यंग चाहते थे कि कोई हर्सिल घाटी में कोई अपना आदमी हो जो वहाँ की जासूसी इनको देता रहे और उनको पता चलता रहे कि इस घाटी में क्या हो रहा है। अब हर्सिल पहुंच जाते हैं फ्रेडरिक विल्सन। जब हर्सिल पहुंच जाते हैं तो वो वहाँ पर लोगों से संपर्क करना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक गांव है मुखवा, उस मुखवा गांव में ये जाते हैं। वहाँ पर सैमवाल लोग रहते हैं, साथ में दास लोग भी रहते हैं जो मंदिर में ढोल नगाड़े वगैरह बजाने का काम करते थे। तो ये दास लोगों के साथ में रहते हैं और वहाँ से वो शिकार खेलना शुरू करते हैं। फ्रेडरिक विल्सन एक अच्छे शिकारी थे। वो अंधाधुंध वहाँ पर शिकार करते हैं और जैसे शिकार करते हैं तो लोगों को भी बांट देते हैं। इसमें धीरे धीरे वहाँ पर फ्रेडरिक विल्सन की स्वीकार्यता बढ़ने लगती है। फ्रेडरिक विल्सन उनका कसूरी मृगों का शिकार करते हैं, अंधाधुंध शिकार करते हैं। उनका कसूरी निकालकर वो यूरोप भेजते हैं। ऐसे ही मोनाल से वो उस घाटी को खाली कर देते हैं। वो मोनाल की कलियां यूरोप के बाजारों में महंगे दामों में बेचते थे, कस्तूरी महंगे दामों में बेचते थे और फिर यहाँ पर आकर वो उसको इन्वेस्ट करते थे। फिर फ्रेडरिक विल्सन राजा के पास गए। उस समय टिहरी रियासत के राजा थे राजा सुदर्शन शाह। ये बात है 1851 की। और यहाँ से राजा सुदर्शन शाह से उन्होंने ठेका लिया। इन्होंने कहा कि आप मुझे हर्सिल घाटी में जो देवदार के वृक्ष हैं इनको काटने का ठेका दे दीजिए और मैं आपको सालाना 4000 रुपये देता रहूँगा टैक्स। 1851 से लेकर और 1864 तक राजा सुदर्शन शाह को 4000 वार्षिक रुपये देने के बाद वो उस घाटी में देवदारों का कटान शुरू कर देते हैं। फिर जब वो कटान करेंगे तो उसको कहाँ डालेंगे, तो वो क्या करते हैं, उसको काट के भागीरथी नदी में बहा देते थे और वो भागीरथी नदी में बहते 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 ये ऋषिकेश रायवाला में आकर उसको किनारे करते थे। फिर वहाँ से उसको बेच देते थे। जैसे सबसे बड़ा उनका ग्राहक था जो उस टाइम की रेलवे थी, इंडियन रेलवे, ब्रिटिश रेलवे, तो सबसे ज़्यादा उसको बेचा करते थे। इस बीच जो रायवाला है और रायवाला से हर्सिल तक कम से कम 2000 लोग विल्सन के यहाँ नौकरी करते थे। उनका काम था कि रास्ते में कहीं भी वो जो देवदार के वृक्ष टूटे हुए हैं वो कहीं रास्ते में न रुकें और वो सीधे 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 आपके रायवाला तक पहुंचते रहें। कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नदी को बनाया हुआ है और वो पेड़ कट के नीचे आ रहे हैं। इस बीच एक मेले जैसा माहौल बना हुआ है। सारे रास्ते कहीं पर खाना खा रहे हैं, कहीं लोग चाय पी रहे हैं, लोग रास्ते में नौकरी कर रहे हैं और विल्सन की अपनी ही मुद्रा चल रही है। वो इतना अमीर हो गया था कि इस घाटी में अपने नाम से मुद्राएं चलाता था और हर्सिल घाटी में जो गंगा घाटी है, भागीरथी घाटी है, उसमें विल्सन के नाम के सिक्के चल रहे थे। अब ये पेड़ों के कटान का काम ये चलता रहा। फिर सुदर्शन शाह के बाद उनके बेटे राजा भवानी शाह, इन्होंने इनका टैक्स थोड़ा बढ़ा दिया। इन्होंने बोला कि तुम पैसे कमा रहे हो तो 10,000 रुपये हमको भी दे दो साल के। तो 10,000 वार्षिक ठेका इनको भी मिला। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको ही ठेका मिला है। टिहरी के राजा ने, जो एक बहुत बड़े ठेकेदार हुए हैं यहाँ उत्तराखंड के, गंगाराम खंडूड़ी जी को भी टिहरी की रियासत ने देवदार के वृक्षों को काटने का ठेका दिया हुआ था। तो ऐसा कुछ नया नहीं है कि या पुराना नहीं है, किसी और को नहीं दिया जाता था, सिर्फ फ्रेडरिक विल्सन को ही ठेका दिया गया। अब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हर्सिल घाटी में चल रही है। फ्रेडरिक विल्सन ने बंगले बना रखे हैं अलग अलग जगहों में। हर्सिल में उन्होंने बंगला बनाया, कांट बंगला बनाया, धरासू में बनाया, धनौल्टी में बनाया, कानाताल में बनाया, झलकी में बनाया, मसूरी में बनाया और मसूरी से एक रास्ता बनाया मुखवा तक, तो उसका नाम रखा विल्सन मार्ग।
और ये पूरा एक बिजी रोड था। फिर लोगों ने सोचा कि अब इनको यहीं पर रुकना है, तो फ्रेडरिक विल्सन की शादी भी होनी चाहिए। तो जहाँ वो ठहर रहा था, उसका उसका साथी था एक, तो मंगतू की जो बहन थी और मंगतू की बेटी थी। पहले मंगतू की बेटी की शादी, जिसका नाम राई माता था, फ्रेडरिक विल्सन से कराई। लेकिन उस विवाह से फ्रेडरिक विल्सन को कोई बच्चे नहीं हुए, इसलिए जो राई माता की बुआ थी, जो अपने ससुराल में नहीं रहती थी, जो वापस आ गई थी अपने भाई के पास, तो उससे फ्रेडरिक विल्सन की दोबारा शादी कराई। उसका नाम गुलाबो था, कई लोग गुलाबी कहते हैं, गुलाबो कहते हैं। तो गुलाबी की शादी फ्रेडरिक विल्सन के साथ कराई और उससे फ्रेडरिक विल्सन के 3 बच्चे हुए। उनमें एक का नाम था चार्ल्स, दूसरे का नाम था हेनरी और तीसरे का नाम था नथालियन। और जो नथालियन था उसको लोकल भाषा में नथु बोलते थे और सभी लोग उसको नथु नाम से ही जानते थे। जो बड़ा लड़का था चार्ल्स, वो भी एक शिकारी था, और बीच का लड़का हेनरी, जिसको एनरी कहते हैं। फ्रेडरिक विल्सन की जो तीसरी पीढ़ी थी, फ्रेडरिक विल्सन की तीसरी पीढ़ी तक वो नहीं बढ़ पाया। उसके सारे बेटे, बहू और नाती सबकी मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेडरिक विल्सन एक इतना पॉपुलर चेहरा था कि जिसके आधार पर रस्किन बॉन्ड ने एक स्टोरी लिखी थी, विल्सन ब्रिज। और इसके अलावा जो रुडयार्ड किपलिंग ने भी इसके कैरेक्टर से मिलता जुलता एक कहानी लिखी थी। तो रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने जंगल बुक लिखी हुई है, उन्होंने भी अपनी एक लघु कथा, जिसका नाम था वह आदमी जो राजा होता, उसमें भी फ्रेडरिक विल्सन से मिलता जुलता एक कैरेक्टर लिया हुआ है और उनके जीवन में घटी घटनाओं को भी उसमें निरूपित किया। हालांकि इसमें एक दुखांत है आगे, हूबहू ऐसा नहीं है, लेकिन इस कैरेक्टर से मिलता जुलता एक कैरेक्टर उन्होंने रखा हुआ है। साथ में अच्छा, फ्रेडरिक विल्सन ने यहाँ बहुत पैसा कमाया, लेकिन बहुत सारा पैसा यहाँ पर उड़ाया भी है। उसने यहाँ पर पुल बनवाए, रास्ता बनवाया, हर्सिल और भैरव घाटी के बीच एक रस्सियों का झूला पुल बनाया। जब झूला पुल बना तो कोई उस पे जाने को तैयार नहीं हुआ। फिर विल्सन घोड़े पर बैठा और उस पुल से आर पार होके गया। फिर लोगों में कॉन्फिडेंस आया और वो भी उस पुल से आर पार होने लगे। विल्सन लोगों में इतना पॉपुलर हो गया कि उसके बारे में किंवदंती, दंत कथाएं शुरू हो गई। कई लोग इस घाटी में ये कहते थे कि विल्सन भूतों से हल लगवाता है, कई लोग कहते हैं कि वो भूतों से बात करता है, कई लोग कहते थे कि वो रात रात चलता है, उसको मिलते रहते हैं भूत, वो बात करता रहता है। क्योंकि विल्सन रात को भी और दिन को भी चलने वाला आदमी था, बंदूक साथ लेके चलता था और वो शिकार के मकसद से भी चलता होगा, लेकिन रातों रात वो चलता रहता था। तो लोग कहते थे पहाड़ों में ऐसा कोई चलता नहीं था। जो रात में पहाड़ों में अक्सर लोग दिन में जानवरों के साथ और रात में भूतों से लोग अक्सर डरते हैं, लेकिन विल्सन को भूतों से कोई डर नहीं था। तो लोगों ने उसके जैसे पहाड़ों में होता है, लोगों को दिन में तो वन्य जीवों से डर लगता है, लेकिन रात में भूतों से डर लगता है, क्योंकि हजारों कहानियां बनी हुई हैं, हजारों दंत कथाएं बनी हुई हैं। लेकिन विल्सन ने तो ऐसी कोई दंत कथा सुनी नहीं थी, उसको तो ये सब मन गढ़ंत लगता था, इसलिए वो रात को निकल जाता था और रात को शिकार भी करता था। तो लोगों के बीच में उसका ऑरा और बढ़ गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो इनके बीच में पॉपुलर हो गया। फिर लोगों ने कहानियां बनानी शुरू कर दी। जैसे कई लोगों ने बोला कि उसने भूतों से हल लगवाया है, कई लोगों ने कहा वो भूतों से बातें करता है, कई लोगों ने कहा भूत भी उसके बस में है। तो ऐसे ऐसे उसकी स्वीकार्यता बढ़ रही थी, उसका ऑरा बढ़ रहा था, लोग उसको समझ रहे थे। फिर वो लोगों की जीवन शैली बदल रहा था। मसूरी से लेकर मुखवाद तक लोगों की जीवन शैली बदल रही थी। उसके नाम का सिक्का चल रहा था। फिर वो क्या कर रहा था, उसको किसी को दुकान खोल के रखी हुई थी, कोई खाना बना रहा था, कोई रास्ते में चाय पानी की व्यवस्था कर रहा था। जो 2000 लोग उसके एम्प्लॉय लगे हुए थे नदियों के किनारे,
वो उनको रोजगार मिल रहा था। तो एक अर्थव्यवस्था छोटी-सी चल रही थी। किसके सहारे? देवदार के पेड़ों के सहारे। तो फ्रेडरिक विल्सन हुलसिंग हुलसिंग साहब हर्सिल से लेकर और रायवाला तक और यहाँ से फिर अंग्रेजों को या रेलवे को लकड़ियां बेचा कर रहे थे और एक अच्छा मुनाफा कमा रहे थे। लाखों रुपए कमा रहे थे, करोड़ों रुपए इस घाटी से कमा रहे थे। अकॉर्डिंग टू चर्च सोर्सेस 21 और 22 जुलाई 1883 को फ्रेडरिक विल्सन की मृत्यु हो गई थी और इनको जो दफनाया गया था वो जो मसूरी में कैमल बैक स्थित अंग्रेजी कब्रिस्तान है उसमें एक पुराने देवदार के नीचे इनको दफनाया गया था। जो इनकी बीवी थी गुलाबो, उसको भी वहीं दफनाया गया था। ये हेनरी चार्ल्स और नतालियन की माताजी जो हैं। और फिर क्या हुआ, चार्ल्स को फ्रेडरिक विल्सन की मृत्यु के बाद चार्ल्स को विल्सन की जागीर मिली और फ्रेडरिक विल्सन टोटल लगभग 66 साल में उसकी मृत्यु हो गई थी। जब फ्रेडरिक विल्सन मर गया तो उसके बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद कुछ दिन के बाद ही चार्ल्स ने पिता की जो संपत्ति थी उसमें, वैसे अधिकतर संपत्ति चार्ल्स को ही मिली थी, लेकिन वो नहीं चाह रहा था कि कोई और भी संपत्ति उसके भाइयों को या उसकी माँ के नाम पे हो। इसके अलावा फ्रेडरिक विल्सन ने एक ट्रस्ट को 5 लाख रुपए दिए थे, जो उस समय बहुत 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 बड़ी अमाउंट थी। तो इससे भी जो चार्ल्स था वो बहुत नाराज था। तो उसने, पहले तो ये कहा जाता है कि जब इसका दूसरा भाई जो हेनरी है, इसकी मृत्यु हो गई थी तो इसकी पीठ में गोली लगी हुई थी। तो लोग कहते हैं कि शायद चार्ल्स ने ही, क्योंकि एकमात्र गवाह वही था, तो शायद चार्ल्स ने ही उसको मारा होगा। एक देवदार के नीचे उसकी भी बॉडी मिली थी। उसके अलावा उसका जो दूसरा भाई था, चार्ल्स का भाई, जिसको नथालियन कहते हैं या नथु कहते हैं, तो जो नथालियन था उसके बारे में कहा जाता है कि उसने जो धराली के राजपूत हैं उनकी लड़की से विवाह किया था और उस पर उसकी शादी के विषय में वहाँ पर लोकगीत भी हैं। शादी के विषय में उन राजपूतों की 2 लड़कियां थी, एक का नाम गोदावरी था, एक का नाम रुद्रा था और इनमें से एक की शादी हेनरी के साथ और एक की शादी नथु के साथ हुई थी। अब नथु एक बहुत ही उग्र स्वभाव का व्यक्ति था। वो थोड़ा मानसिक रूप से भी विक्षिप्त हो गया था। उसने अपने शौक के लिए कई बार भेड़ों पर भी गोलियां चला दी थी। एक बार हर्सिल में जैसे कोई यात्री आए थे यात्रा के लिए, गंगोत्री धाम की यात्रा के लिए, तो उन्होंने उनको गोली मार दी थी। तो इसकी शिकायत जब लोगों ने टिहरी के राजा से की तो कई लोग कहते हैं कि टिहरी के कारागार में ही नथु की मृत्यु हो गई थी। जो लाल बहादुर शास्त्री IAS एकेडमी है वो भी कई समय तक एक होटल रहा। उसके बाद वो लाल बहादुर शास्त्री IAS एकेडमी है वो भी फ्रेडरिक विल्सन की देन है। जो एस्ले हॉल, देहरादून का एस्ले हॉल है, उस समय जो बिजनेस हब था, एक आती हुआ करते थे, उनमें एस्ले हॉल था, वो भी फ्रेडरिक विल्सन की देन था। इसके अलावा फ्रेडरिक विल्सन ने बहुत सारे बंगले बनवाए, मसूरी से लेकर और हर्सिल तक बहुत सारे बंगले बने हुए हैं। कई बंगले आज भी हैं और आज भी वो कई वन विभाग के अंडर में और कई गढ़वाल मंडल विकास निगम के अधीन वो बंगले हैं। जो चार्ल्स था, चार्ल्स ने हरिद्वार में अपनी जो संपत्ति थी वो बेचनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि उसने फ्रेडरिक विल्सन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो बहुत महंगी बिक सकती थी, जो धरोहर हो सकती थी, वो उसने औने पौने दामों पर बेच दिया था, क्योंकि वो अपने पिता के जो वसीयतनामा था उससे खुश नहीं था। क्योंकि उसने फ्रेडरिक विल्सन ने अपने अन्य बेटों के लिए और अपनी बीवी के लिए भी
संपत्ति रखी हुई थी, वो चाह रहा था कि सारी संपत्ति उसके नाम से हो। फिर तो फ्रेडरिक विल्सन कहते थे कि वो एक हारा हुआ बाप है जिसने पहाड़ों में अपनी साख बनाई थी। फिर जो उसकी पहली बीवी, फ्रेडरिक विल्सन की जो पहली बीवी थी रहमाता चंद, उनके ऊपर उनकी वजह से जो चंद परिवार था उनको वह बंगला हासिल हुआ, जो फ्रेडरिक विल्सन का एक आलीशान बंगला था। और वो बंगला पहले जो उनकी पत्नी थी उनके नाम से था, जो दूसरी पत्नी थी उनकी गुलाबी, उनके नाम से। बाद में इस बंगले की वजह से आईटीबीपी और गढ़वाल मंडल विकास निगम में झगड़ा चल रहा था कि ये किसका है। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन 1997 में वो बंगला जल गया था। एक भव्य बंगला 1997 में जल गया था। जो फेमस इंग्लिश पोइट हैं रस्किन बॉन्ड, उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी विल्सन ब्रिज के नाम से, जिसमें उस घटना का वर्णन है जिसमें फ्रेडरिक विल्सन हर्सिल घाटी में एक पुल का निर्माण करवाते हैं। और रुडयार्ड किपलिंग ने भी एक अपनी शॉर्ट स्टोरी में, जो लगभग पूरी तरह से फ्रेडरिक विल्सन के जीवन पर आधारित थी, एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। फ्रेडरिक विल्सन को हर्सिल का राजा भी कहा जाता है और फ्रेडरिक विल्सन को पहाड़ी विल्सन भी कहा जाता है। इसने इस घाटी में अपना जीवन जिया और सिर्फ पेड़ों का कटान ही नहीं, इसने लोगों के जीवन शैली को भी ऊंचा उठाया। फ्रेडरिक विल्सन ने अपने जीवन में हजारों पेड़ों को काटा, इतने पेड़ों को काटा कि कई पहाड़ खाली हो गए और इतने वन्य जीवों को मारा, इतने मोनाल को मारा, इतने पक्षियों को मारा जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन फ्रेडरिक विल्सन ने एक अर्थव्यवस्था भी बनाई, लोगों को कैसे काम किया जाता है, कैसे यहाँ से व्यापार किया जा सकता है, कैसे इस घाटी में फल लगाए जा सकते हैं जो एक इकोनॉमी का कारण हो सकते हैं। आज की डेट में हर्सिल घाटी प्रसिद्ध है अपने सेब के लिए। वो किसकी देन है? फ्रेडरिक विल्सन की देन है। हाँ, जो पर्यावरण में उसने नुकसान पहुंचाया है इसके लिए फ्रेडरिक विल्सन जिम्मेदार है। जो इसने बेतहाशा वन्य जीवों को मारा है वो इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन इसके अलावा फ्रेडरिक विल्सन ने जो अन्य कार्य किए हैं उसके लिए फ्रेडरिक विल्सन को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। दूसरी बात, फ्रेडरिक विल्सन एकमात्र ऐसा आदमी नहीं है जिसने पेड़ काटे हैं। जैसे कि फ्रेडरिक विल्सन के बाद भी टिहरी के राजा ने मशहूर ठेकेदार गंगाराम रतूड़ी को 30,000 रुपये में साल भर में पेड़ काटने का ठेका दिया हुआ था। यहाँ तक कि फ्रेडरिक विल्सन की मृत्यु के 50 साल, 60 साल, 70 साल बाद भी पेड़ बेतहाशा उत्तराखंड में कट रहे थे, जिसके बाद गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको जैसे आंदोलन की शुरुआत हुई। अगर पेड़ नहीं कट रहे होते तो चिपको आंदोलन नहीं होता। तो ये पेड़ कटने की निरंतरता चली आ रही थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रेडरिक विल्सन ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पेड़ काटे हों। कई ठेकेदार उसके बाद, हालांकि इनमें से कई ठेकेदार हमारे मशहूर पर्यावरणविद हो गए हैं या हो गए थे। ऐसे कई ठेकेदार थे जिन्होंने पेड़ काटे हैं। और सिर्फ विल्सन ही ऐसा नहीं था। विल्सन पेड़ काटने के साथ साथ उसने बहुत कुछ दिया भी है, और जो बाकी ठेकेदार हैं उन्होंने कुछ दिया हो, इन बारे में कोई हमें ठोस जानकारी नहीं मिलती है। अभी जो फूल सिंह साहब हैं, फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं ये एक मिला जुला कैरेक्टर था। मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर देखूंगा तो उस समय पर्यावरण के प्रति इतनी जागरूकता लोगों में थी नहीं, और उन्होंने एक अवसर देखा कि इस घाटी से हम क्या ले सकते हैं। अभी हमारे पास सब कुछ है, जैसे आज के समय में भी हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम उसको कैश नहीं करवा पा रहे हैं।
आप हिमालय के बहुत दूरस्थ गांव में रहते हैं, आप आखिरी गांव में रहते हैं, लेकिन आप वहां की जड़ी बूटियां नहीं ले सकते हैं, आप वहां की कीड़ा जड़ी नहीं ले सकते हैं। ये वन विभाग के अधीन में आ जाता है। अभी भी कल कल को कोई विल्सन जैसा कोई उद्योगपति आपके पहाड़ में आ जाएगा, आपकी सरकारों को पैसे दे देगा। जो 4,000 रुपये राजा को दिए हुए हैं, वो 4,000 रुपये, 4,000 के लाख, लाख के करोड़, करोड़ के अरब वो यहाँ की सरकारों को, यहाँ के नेताओं को दे दे, तो क्या आपके पेड़ नहीं बचेंगे? क्या आपके पेड़ बच जाएंगे? क्या आपकी पहाड़ियां बच जाएंगी? नहीं। फ्रेडरिक विल्सन पहले भी थे, हालांकि पहले के फ्रेडरिक विल्सन काम भी करते थे, लेकिन फ्रेडरिक विल्सन आज भी हैं। वो फ्रेडरिक विल्सन आज काम नहीं करते हैं, सिर्फ उनकी नज़र है यहाँ के स्रोतों पर होती है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे हम पहाड़ों में, हमारे यहाँ पर बहुत सारे डैम हैं। क्या इन डैम से होने वाले जो राजस्व है, उसका फायदा उस डिस्ट्रिक्ट को मिलता है? मैं आपको एक फाउंडेशन के बारे में बताता हूँ, जो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ मिनरली रिच डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। और उन डिस्ट्रिक्ट में पहले क्या होता था, उन डिस्ट्रिक्ट से जो मिनरल्स निकलते थे, उसकी जो रॉयल्टी होती थी, वो सारा खर्चा होता था भुवनेश्वर में या पटना में या फिर दिल्ली में। और आज के समय में क्या होता है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बना हुआ है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट से निकलने वाले मिनरल का 10% रॉयल्टी डिस्ट्रिक्ट में ही खर्चा होगी। वो आप ये समझ लीजिए कि जो मिनरली रिच डिस्ट्रिक्ट है, इससे इतना मिनरल निकलता है, उसका 10% जो रॉयल्टी होता है, वो उत्तराखंड के बजट से ज़्यादा भी हो सकता है। और वो खर्चा सारा अब डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। क्या ऐसा कहीं उत्तराखंड में है? अगर कोई उत्तराखंड के संसाधनों का दोहन कर रहा है, जैसे सपोज कि टिहरी में हमारा इतना बड़ा डैम बना हुआ है, और उस डैम से मिलने वाला राजस्व का 1% भी टिहरी में खर्चा हो रहा है। हम 10% की बात छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है। ऐसे ही हमारे जंगल जमीन जो हमारे पास है, हम वहां से कुछ भी उनका दोहन नहीं कर सकते हैं। प्लांट दोहन तो हो सकता है। हम पूरे देश में कार्बन नेगेटिव स्टेट है, कार्बन न्यूट्रल भी नहीं, हम कार्बन नेगेटिव स्टेट हैं। और हम बैलेंस कर रहे हैं जो हमारे प्लेन के स्टेट हैं। इंडिया में जो हमारे प्लेन के स्टेट हैं, वो जितना प्रदूषण कर रहे हैं, उसको बैलेंस कर रहे हैं हम पहाड़ों में, अपने जंगल देके, अपनी ज़मीन देके। लेकिन क्या हमको इसके लिए कोई रॉयल्टी मिल रही है? जो हम ये शुद्ध हवा दे रहे हैं, शुद्ध पानी दे रहे हैं, हम मैनेज कर रहे हैं, हम यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगा रहे हैं, हम पर्यावरण को बचा रहे हैं, पेड़ों का दोहन नहीं कर रहे हैं, क्या इसके लिए हमको कोई रॉयल्टी मिल रही है? क्या हमको इसके लिए रॉयल्टी नहीं मिलनी चाहिए? हमको पर्यावरण बचाने के लिए रॉयल्टी मिलनी चाहिए। और ये हमको फिर हमारे ऊपर, फिर अगर हमको इससे फायदा होगा तो हम इसमें और काम करेंगे। पहले हम कार्बन नेगेटिव हैं तो हम इसमें और बेहतर काम करेंगे, हम बाकी जगह भी पेड़ लगाएंगे, जंगलों की संख्या बढ़ा देंगे, लेकिन इससे फायदा तो हो। तो साथियों, सिर्फ फ्रेडरिक विल्सन को दोष देने से काम नहीं चलेगा। वी नीड टू थिंक अबाउट सम मोर डिटेल्स